नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, सीटेट सेकंड पेपर एसएसटी हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए आपके सामने पहला प्रश्न है। पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई व्यवस्था कहलाती थी। दोस्तों, आपको बताना है कि यह जो पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व के लिए मुगलों द्वारा व्यवस्था शुरू की गई थी, यह क्या कहलाती थी। आपके विकल्प हैं मनसबदारी व्यवस्था कहलाती थी, या फिर इक्तिदारी व्यवस्था कहलाती थी, या फिर जाब्ती व्यवस्था कही जाती थी, या फिर जागीरदारी व्यवस्था कही जाती थी। दोस्तों, मुगलों द्वारा जो यहाँ शुरू की गई थी व्यवस्था, इसको मनसबदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। इसलिए दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, मनसबदारी व्यवस्था। दोस्तों, मनसबदारी से व्यक्ति के पद के महत्व का निर्धारण होता था, यानी कि उसकी औकात का पता चलता था मनसबदारी से। दोस्तों, इक्तिदारी व्यवस्था जो है, यह सल्तनत काल में इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई व्यवस्था थी। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है। आपके विकल्प हैं संसदीय एवं एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, या फिर संसदीय और संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है भारत के द्वारा। दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था जो है, यह इंग्लैंड के शासन व्यवस्था से ग्रहण की गई है। बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग किया गया। दोस्तों, यह जो शब्द है, यह एक प्रकार का फारसी शब्द है, और यह जो है सल्तनत काल में यह शब्द आया था, और यह जो है गुलामों के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, गुलामों यानी कि दासों के लिए। भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्यिक विरासत का अर्थ है निकट जाना और बैठना। दोस्तों, उपनिषद का अर्थ होता है निकट बैठना, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, उपनिषद। जबकि दोस्तों, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। सब आपको याद रखना है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की थी। आपके विकल्प हैं ईवी रामास्वामी या फिर पेरियार के द्वारा, वी.आर. अंबेडकर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या फिर श्री नारायण गुरु के द्वारा। दोस्तों, स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की गई थी ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा। इसलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ईवी रामास्वामी पेरियार। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित आंदोलन शुरू किया गया था, जबकि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में शिकागो में भाग लिया था। याद रखना दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले के द्वारा 1873 में की गई थी। इसलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ज्योतिबा राव फुले। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आपके विकल्प हैं ए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। धर्म की आजादी का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों, इससे पहले यहाँ मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, और अब इसका उल्लेख जो है 300 का में इसको रख दिया गया है। याद रखना दोस्तों। दोस्तों, मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 8वां प्रश्न है, अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। आपके विकल्प हैं शारीरिक विकलांगता के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर वंश के आधार पर। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जाति के आधार पर
भेदभाव को संदर्भित करता है। अस्पृश्यता और अस्पृश्यता का उल्लंघन दिया है गया है संविधान के अनुच्छेद 17 में। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? दोस्तों, पुलिस सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, ये सही है। बी है न्यायिक सेवाएं, यानी कि न्यायपालिका भी सार्वजनिक सेवा होती है। शैक्षिक सेवाएं भी सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, लेकिन निर्माण सेवाएं जो हैं यह सार्वजनिक सेवाएं नहीं होती हैं। इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी और सी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? आपके विकल्प हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, यह तो नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी है महिलाएं फैशन प्रस्त होती हैं, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। दोस्तों यह कथन जो है रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? आपके विकल्प में, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, नहीं। ऑप्शन बी है यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, नहीं। ऑप्शन सी है यह लोगों की विशेषता को स्वीकारता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, यह लोगों की विशेषता को स्वीकारता है। 12वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? आपके विकल्प हैं सत्र न्यायालय, या फिर उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या फिर जांच न्यायालय में। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, उच्चतम न्यायालय में वह व्यक्ति अपील कर सकता है। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांगें थीं? आपके विकल्प हैं ए महिलाओं के लिए मताधिकार, या फिर महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के दौर के लिए वयस्क मताधिकार, या फिर श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। दोस्तों इस विकल्प का सही विकल्प इसका हो जाएगा ए, महिलाओं के लिए मताधिकार। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? दोस्तों इनमें से एक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, उसको आपको बताना है। आपके विकल्प हैं ए पटवारी। दोस्तों पटवारी एक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है। ऑप्शन बी है नगर निगम वार्ड काउंसिलर। दोस्तों यह ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, तो इसका विकल्प दोस्तों सही भी हो जाएगा बी वाला। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी भी एक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है, और लेखपाल भी एक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है। 15वां प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गलत कथन आपको बताना है। विकल्प ए है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, यह तो नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है भारत में सरकार को लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से चलाते भी हैं, यह भी कथन सही है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। जी नहीं दोस्तों, यह चुनाव जो हुआ था पहला वाला 1951 से 52 के दौरान हुआ था। तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत यही वाला है। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डाट डाट में पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं। आपके विकल्प हैं रेगिस्तान में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, या फिर पहाड़ों पे, या फिर नदियों में। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रेगिस्तान में। दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके विकल्प हैं हिमालय पर्वत, राकी पर्वत, एंडीज पर्वत, या फिर आल्पस पर्वत। दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प सी, एंडीज पर्वत। दोस्तों यह पर्वत विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। यह
उत्तर से दक्षिण की ओर दक्षिणी अमेरिका में फैली हुई है। दोस्तों हिमालय जो है यह एक बलित पर्वत है और यह एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। रॉकी पर्वत दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और आल्प्स जो दे रहा है दोस्तों यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत बनी है। दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है वह किससे मिलकर बनी है। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वी में कितने परत है। दोस्तों सबसे ऊपरी परत जो है उसको परपटी नाम दिया जाता है और उसके मध्य में जो है उसको मैंटल कहा जाता है और सबसे नीचे जो है उस भाग को उस परत को क्रोड नाम दिया जाता है और क्रोड जो है निकिल एवं लोहे से बना हुआ है, जबकि इसको निफे भी कहा जाता है, NIFE। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं हैं। दोस्तों इसमें से अनुप्रस्थ तरंगे भी भूकंपीय तरंगे हैं, पृष्ठीय तरंगे भी भूकंपीय तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे भी भूकंपीय तरंगे हैं, लेकिन पोताश्रय तरंगे जो हैं भूकंपीय तरंगे नहीं हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, पोताश्रय तरंगे। 20वां प्रश्न है हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। आपके विकल्प है हिमोड़ कहा जाता है या फिर लोयस कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है या फिर समुद्री गुफा कहा जाता है। दोस्तों हिमनद के निक्षेपण यानी कि ग्लेशियर के निक्षेपण को हिमोड़ नाम दिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हिमोड़। जबकि लोयस दोस्तों पवन के द्वारा निक्षेपित मैदान होते हैं और लोयस का मैदान जो है चीन में स्थित है। तटबंध दोस्तों नदी के द्वारा बनाए जाते हैं और समुद्री गुफा समुद्री लहरों के द्वारा बनाए जाते हैं। 21वां प्रश्न है कथनों को पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। कथन ए है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, क्योंकि कृषि एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। कथन बी है फसलों फलों सब्जियों फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित हैं। जी हाँ दोस्तों, कथन ए और बी दोनों सही हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी सही हैं। 22वां प्रश्न है गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। आपके विकल्प हैं नीलगिरी हिल्स से, मालाबार की हिल्स से, गारो हिल्स से या फिर सुलेमान और किर्थर हिल्स से गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, सुलेमान और किर्थर हिल्स से गेहूं और जौ जैसे सर्वप्रथम इनको उगाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों यह प्रश्न जनवरी में पूछा भी गया था और दोस्तों यह हमारी कक्षा 6 की NCERT का प्रश्न है। 23वां प्रश्न है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। आपके विकल्प हैं EV रामास्वामी के द्वारा, पंडिता रामाबाई के द्वारा, वीरे सलिंगम कुंथुलु के द्वारा या फिर ताराबाई शिंदे के द्वारा। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की गई है और इसमें पुरुषों और स्त्रियों में सामाजिक अंतर को बताया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। आपके विकल्प हैं बाणभट्ट, चाणक्य, हरिसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्त की रचना की है, जबकि बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी पुस्तक की रचना की गई है और चाणक्य जो है यह तो महामंत्री हुआ करते थे। 25वां प्रश्न है औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आपके विकल्प हैं ए, विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में एक कानून पारित किया गया। दोस्तों विधवा विवाह के पक्ष में 1756 नहीं बल्कि 1856 में
कानून पारित हुआ था और ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन बी है ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका विकल्प सही बी हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। 26वां प्रश्न है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? दोस्तों, इसमें जो 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया गया था वह विलियम बेंटिंग यानी कि गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय ने मिलकर किया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा। जबकि दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक फेमस समाचार पत्र है सोम प्रकाश, और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया है। ज्योतिबा फुले के द्वारा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों गुलामगिरी, याद रखना। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किया था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में मुंबई में। 27वां प्रश्न है पेरियार पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? आपके विकल्प हैं सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में नहीं, ऑप्शन बी है राजाओं और रानियों के बारे में, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन सी है विद्वानों और कवियों के बारे में इससे जानकारी मिलती है, नहीं, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी इससे यानी कि पेरियार पूर्णम से मिलती है। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से काश्तकार की चाबुक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों इसको लिखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा, काश्तकार की चाबुक। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, ज्योतिबा फुले। जबकि दोस्तों हेनरी डेरजियो को यंग बंगाल आंदोलन का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? दोस्तों यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जबकि दोस्तों वास्तव में जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 30वां प्रश्न है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव जो है सांसद के द्वारा किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सांसद के द्वारा। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।